तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। आज हम आपको पटवारी परीक्षा की तैयारी करने के लिए फिर से आ गए हैं, तैयारी करवाने के लिए। हम आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने कंप्यूटर की 2 क्लासेस ली हैं जो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पटवारी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हिंदी। तो देखते हैं आप इसमें से कितना स्कोर कर पाते हैं। आप काउंट करते रहिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, फिर उसके बाद आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितना मार्क्स गेन किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर जिसे भी पता है वो लोग अपने में एक काउंट कर लीजिए कि हाँ, एक आंसर आता है। अगर आप 12 से ज़्यादा, मतलब 12 के आसपास करते हैं, 12 से 15 के बीच करते हैं तो आप अच्छे कंडीशन में हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और 15 से ऊपर करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, जिसका जिसका सही है वो काउंट करके आगे बढ़ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? जिसे भी आंसर पता है काउंट कर लीजिए अपने में। हाँ, शांत रस। ठीक है, शांत रस है इसका सही आंसर। जिसका भी सही हो रहा है वो लोग काउंट करते जाइए। चौथा क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 33। ठीक है, जिसे भी पता है अपना काउंट कर लीजिए। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। जिसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा या जुगुप्सा। ठीक है, ये है आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। ठीक है, ये सब याद होने चाहिए, ये इस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? सॉरी, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा एक्सप्लेन करने लायक। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है पूछ रहे हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। देखो, ये चीज़ रटने वाली नहीं है, ये चीज़ समझने वाली है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसमें 2 वर्ड जो है बार बार आए हैं, बेर। 3 बेर स्टार्टिंग में आए हैं और 3 बेर बाद में आए हैं। उन दोनों के मतलब अलग अलग हैं, उसको पहले समझना पड़ेगा कि 3 बेर खाती थी मतलब 3 टाइम खाती थी, 3 बार खाती थी दिन में। वो सुबह खाती, दोपहर को, शाम को, ऐसा करके वो 3 बार खाती थी, ऐसा उसका टाइम था। और अब ऐसा ज़माना आ गया है कि वो 3 बेर खाती है, मतलब 3 ठो जो बेर है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बोइर बोलते हैं, वो 3 बोइर खा के अपना गुजारा कर रही है। मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें दोनों जो बेर हैं उसका मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा अलंकार होता है? ऐसी कंडीशन में होता है यमक अलंकार। ठीक है, जब किसी वाक्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है तो क्या होता है? वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, जो भी समझाने लायक रहेगा वो मैं समझाऊंगा, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो अब भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? देखो, ये भी समझाने लायक है। कौन सा हो सकता है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कोई शब्द डबल तो नहीं आ रहा है, तो यमक तो नहीं हो सकता।
ठीक है, तो यमक पहले ही कैंसिल हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार, कोई भी जो है वाक्य में कोई ऐसा शब्द यूज़ हो रहा है जो मतलब ओवर हो जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा ही बोलने की कोशिश की जा रही है एक्स्ट्रा, तो उसको अतिशयोक्ति के अंदर लिया जाता है। उपमा अलंकार, जब किसी दूसरे के नाम से किसी दूसरे को उसकी जगह लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि चंद्र सम सुंदर, मतलब चंद्रमा के समान सुंदर, ऐसा बोला जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है वहाँ पे, सम का यूज़ हो रहा है, सम, ठीक है, तो उसकी समानता बताई जाती है, ठीक है, उसकी तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, इसमें कोई समानता नहीं बताया जाता, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट किसी और को किसी और कुछ ही बता दिया जाता है, मतलब तुरंत चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि चंद्र खिलौना, चंद्रमा को डायरेक्ट खिलौना बोल दिया गया है, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं बोला गया है, ठीक है, डायरेक्ट क्या बोला गया है, चंद्र खिलौना, मतलब चंद्रमा उसको को खिलौना बोल दिया गया है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। ठीक है, समझ में आया, मेरा एक्सप्लेन समझ में आया तो नीचे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये उसका पूरा वाक्य है। हालांकि पूछा इतना ही जाता है, चारूचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, इतना ही हम लोग भी देखते हैं। हाँ, चारूचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर भी कोई चीज़ डबल नहीं हुआ है, तो यमक अलंकार को तो हटा ही सकते हैं। उपमा अलंकार जब जब किसी की तुलना की जाती है तब, रूपक अलंकार जब क्या अभी पिछले में पढ़े कि जब तुलना नहीं की जाती, डायरेक्ट उसका उपमान दे दिया जाता है, ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है, मतलब वही डायरेक्ट उसको ही बोल दिया जाता है, ठीक है, तुलना नहीं की जाती उसको रूपक बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब उसका भी एक मेथड है अनुप्रास अलंकार के लिए, क्या है कि जब किसी वाक्य में किसी वाक्य में बोलूँ या फिर किसी दोहा छंद इन सब चीज़ों में, ठीक है, जब एक जो क्या बोल सकते हैं अक्षर, जो एक अक्षर है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, किसी एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो उसे अनुप्रास अलंकार बोला जाता है। जैसे यहाँ पर चारूचंद्र की चंचल किरणें में च जो अक्षर है उसकी वो बार बार आ रहा है, वो बार बार शब्द में आ रहा है इस वाक्य के, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, आकाश का दृग, विप्र, व्योम, उसका क्या होगा, व्योम होगा। ठीक है, याद कर लियो। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन तो फूल को ही बोलते हैं, कुसुम भी फूल का ही नाम है, फूल का ही पर्यायवाची है। पुष्प तो फूल ही है, तो क्या है इसका आंसर, तनुजा। तनुजा क्या है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भिन्न अर्थ वाला शब्द चुनिए, भिन्न अर्थ है जिसका अर्थ इन चार जो ऑप्शन है उसमें से एक जो अलग है। ठीक है, भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर, भिन्न अर्थ वाला शब्द। भास्कर मतलब सूर्य होता है, रवि मतलब भी सूर्य होता है, दिवाकर मतलब भी सूर्य होता है, तो आंसर क्या हुआ, सुधाकर। सुधाकर मतलब क्या होता है, जल, समुद्र, सुधाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, देखिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश किए हैं। पहले हमने रस के क्वेश्चंस देखे, फिर अलंकार के क्वेश्चंस देखे, ठीक है, फिर हमने अभी जो देख रहे हैं पर्यायवाची देख रहे हैं, विलोम शब्द देखेंगे, ठीक है, और जो है और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आगे, देखते जाइए। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, हर फील्ड से, व्याकरण के सारे फील्ड से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करा के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय, अनुपम अद्वितीय। ठीक है, बोलते हैं ना बहुत ही अनुपम है तो अद्वितीय है। सन्यासी का विलोम शब्द, देखो अभी हमने पर्यायवाची किया, अब विलोम शब्द। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, गृहस्थ, इतना नहीं होगा, था होगा, ठीक है, गृहस्थ, सन्यासी का
गृहस्थ, सन्यासी मतलब जो घर से बाहर निकल गया, गृहस्थ जो घर में ही रहता है, खत्म। ठीक है। मंद का विलोम शब्द, मंद का विलोम शब्द, ये तो बहुत ही सिंपल है, त्वरित होगा। ठीक है, मंद का त्वरित, उसी भाषा में आंसर दो। धीरे का शीघ्र। ठीक है, तो मंद का त्वरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का देखो, अब समास पे क्वेश्चन दे दिया हूँ। ठीक है, आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये समास का क्वेश्चन है, पीताम्बर समास का नाम बताइए। पीताम्बर में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है? देखिए पीताम्बर, अब समास भी एक बहुत ही गजब की चीज़ है, सिंपल है जानने वालों के लिए, क्योंकि हर एक शब्द एक अलग चीज़ को प्रदर्शित करता है। जैसे पीताम्बर को अगर हम लोग इसका समास विग्रह करें तो पीत धन अंबर होगा। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आकाश। ठीक है, या फिर अंबर मतलब आकाश होता है, लेकिन यहाँ पर अंबर मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो पीला कपड़ा। तो यहाँ पर जो भी शब्द है, ठीक है, उसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो इसका कुछ अर्थ दूसरा निकलता है। ये जो है पीताम्बर किसको डिनोट कर रहा है? ये श्री कृष्ण भगवान को डिनोट कर रहा है। ठीक है, पीला है अंबर जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, तो वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं मेन शब्द नहीं हैं, किसी तीसरे शब्द को पे डिपेंड हैं, किसी तीसरा ही शब्द इसका अर्थ है। तो ऐसे में कौन सा समास होता है? ऐसे में होता है बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। जब भी क्या हो, कोई तीसरा शब्द हो जो इसका अर्थ हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन है, उसमें आपको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा दूसरे चीज़ों को भी, दूसरे समास को। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? देखिए चौराहा मतलब चार राहों वाला, चार राहों वाला। जब भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में क्या हो, कोई भी नंबर हो, अंक से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। ठीक है, तो यहाँ पर चौराहा है चार राहों वाला, तो यहाँ पर चार नंबर को बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? देखो अपने मैंने रचना को भी डाल दिया है। ठीक है, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने को मिले, आपके सामने से गुजरे, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, कवर करने हैं। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग और हाँ ये जो चार टॉपिक हैं ये मतलब, और छत्तीसगढ़ी भी बोलें हमारे, मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं तो हमारे लिए शायद छत्तीसगढ़ी थोड़ा इजी होगा। तो ये जो पांच हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं मैथ्स के लिए, जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए। ठीक है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैथ से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके से 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग अगर उसमें 30 में से 20 भी सॉल्व किए और 10 छोड़ दिए तो उस 10 को हम लोग इधर से कवर करेंगे। इधर हम लोग एक भी गलती का आशंका नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा पूरा इसमें 100 to 100 लेके आना है, क्योंकि ये एकदम टाइम सेविंग रहता है। हाँ इसका आंसर पता है, टिक लगाओ टिक लगाओ टिक लगाओ, अपना करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, लेकिन मैथ्स में क्या होगा, आपको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। तो पहले आपको ये सब की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्योंकि ये आपको 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे इसमें। ठीक है, और उसमें आपको 5 मिनट लगेगा अगर आप उसको सॉल्व करते बैठे रहोगे तो आपको टाइम बचाना है। तो ये सब पहले आपको क्लियर करना होगा, फिर उसके बाद मैथ्स, जीके, क्योंकि जीके का कोई लिमिट नहीं है, जीके पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, तो उसको पढ़ना मतलब बहुत मेहनत है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान दो पहले, जो चीज़ें डायरेक्ट आपकी बन जाएंगी। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है ये बता दो। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है जो दोहा और छंद में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? दोहा और छंद, दोहा और छंद मिलकर ये महाकाव्य बना है। पद्मावत क्या है? महाकाव्य। ठीक है, महाकाव्य है।
पद्मावत क्या है? महाकाव्य है और ये दोहा छंद से मिलकर बना है। और इसकी भाषा क्या है? इम्पॉर्टेंट, इसकी भाषा क्या है? अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है पद्मावत, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? जायसी। जायसी कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सी भाषा में लिखी है? अवधी। ठीक है, इसमें पद्मावत क्या है? एक महाकाव्य है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कफन कहानी किसकी रचना है? ये तो बहुत फेमस है। कौन है? प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जो उर्दू भाषा में लिखी गई थी। प्रेमचंद की आखिरी कहानी है जो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा ये 20 क्वेश्चंस मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। आप मेरे को लाइक करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे में भी मोटिवेशन आएगा कि मैं और आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ और 10 अप्रैल तक आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो और आप अच्छा सा जो है स्कोर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।